वेलकम बैक टू अ चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ सोशल साइंस का सेट टू। ठीक है, सेट वन का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो आप लोग जा करके ज़रूर देख लें। सेट टू करेंगे। ठीक है, सोशल साइंस है। थोड़ा सा लगता होगा कि इसमें क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पॉइंट वाइज इसको करेंगे। बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसको समझ लेना है, रटने का ज़रूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए। देखिए, सारा का सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा और पूरा 40 में 40 मार्क्स लेकर के आइएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो देखिए, नात्सी का कौन संस्थापक था, तो हिटलर। इसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। ठीक है। उसके बाद देखिए, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं। तो घुमंतू, तो देखिए जिसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। देखिए, घूम घूम कर किया जाने वाला खेती को घुमंतू खेती कहते हैं। ठीक है, ये लिखिएगा। उसके बाद एक आदिम प्रकार की कृषि है, बहुत मतलब बहुत पहले से चलते आने वाली एक कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। इसे ही झूम या घुमंतू खेती कहते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि घूम घूम कर आदिम, या फिर ये ज़्यादातर लोग आदिवासी लोग टाइप में ही करते हैं, तो लिख सकते हैं घूम घूम कर किया जाने वाला खेती को घुमंतू खेती कहते हैं। वर्ड में ही आपका अर्थ है। उसके बाद देखिए, आपका क्वेश्चन है निर्धनता की परिभाषा लिखे हैं। निर्धनता का परिभाषा, तो निर्धनता का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसे ही निर्धनता कहते हैं। ठीक है, यानी ज़रूरत का चीज़ भी पूरा ना कर पाए, वही गरीब या फिर निर्धन कहलाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो भूखमरी का अर्थ हो जाएगा विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। ठीक है जी, यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। मतलब जिसको विटामिन या पोषक तत्व और ये सब चीज़ नहीं मिल पाए, उसे भूखमरी कहेंगे। ठीक है। अब आ जाइए, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता क्या है। देखिए, आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज होता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो दस्तावेज जारी करता है मार्गदर्शन के लिए कि कैसे आप लोग को चुनाव करना है, जो भी चीज़ है इलेक्शन के समय में, उसे ही कहते हैं आदर्श आचार संहिता। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक वनस्पति, देखिए प्राकृतिक वनस्पति का मतलब वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई हो। यह मनुष्यों से मदद की ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण से ही ले लेते हैं। यानी सीधा सीधी कह सकते हैं, मनुष्य के बिना बिना हस्तक्षेप के वो जो वनस्पति होते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है। अब नात्सीवाद का की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, नात्सीवाद के अनुसार सबसे मतलब राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए हैं ना कि राज्य लोग के लिए। ये नात्सीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। ठीक है, यही नात्सीवाद का मुख्य विशेषता है। उसके बाद वनों का जीविका में से किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए, वनों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। फिर वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वनों कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। ठीक है, यानी वनों में हो जाएगा, वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पे ये पशु पक्षी भी विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वन जो है हमारी जीविका का मतलब संबंध रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निर्धनता रेखा में समय या और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। ठीक है, समर्थन करना है मतलब बताना है आपको ये कथन के अनुसार कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई ऐसा टाउन में रहता है जहाँ जॉब फैसिलिटी ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा मिलेगा, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वहाँ के लोग निर्धन नहीं रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए आंसर, जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पाते, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय के साथ
है ना। पर समय के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। बस वही चीज़ समझना है, कहीं जॉब फैसिलिटी है तो वहाँ पे जॉब मिलेगा तो वहाँ के लोग निर्धन नहीं रहेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे जॉब फैसिलिटी उतना मिलता नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोग निर्धन रह जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन 11, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो कौन लोग, तो पहले तो उन लोगों को कह सकते हैं जैसे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जातियों के कुछ वर्ग जिनके पास भूमि नहीं होता या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, यानी खाने का कमी रहता है उन लोगों के पास। फिर दूसरा कह सकते हैं वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है वहाँ के भी लोग काफ़ी खाद्य असुरक्षा को झेलना पड़ता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं आसाम में बाढ़ आया हुआ है, वहाँ फसल उसल बहुत कुछ सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद तीसरा, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का सबसे बड़ा भाग है जो कि गर्भवती होती है, गर्भवती तथा दूध पिला रही महिला तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, ये लोग भी खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हैं। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बतलाइए। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बतलाना है। तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ठीक है, जिसका स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1933 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, प्रहरी यानी रक्षा करने वाला, गार्ड हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं, ये रूप में रक्षा करता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, क्या मतलब निष्पक्ष चुनाव भारत में आपको पता है कि नहीं हो पाता है, क्या कारण है कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है, वो लिखना है। तो ये आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। अभी अभी झारखंड में पंचायत चुनाव खत्म हुआ ही है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चुनौतियां आती है। तो पहला, उम्मीदवार और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पार्टी होते हैं, वो काफ़ी धनवान होते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व, फिर राजनीति में बहुत सारे आपराधिक तत्व भी शामिल हो जाते हैं। फिर पारिवारिक राजनीति भी होता है। उसके बाद नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता होती है, पार्टियों की समानता नहीं असमानता हो जाएगा, आप यहाँ पे असमानता कर लीजिएगा। ठीक है, नीति और व्यवहार में पार्टियों की असमानता, ये लोग अलग अलग विचार के कारण थोड़ा दिक्कत होता है। उसके बाद नुकसान, छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को नुकसान। ठीक है, जो है छोटे दल और निर्दलीय दल को भी नुकसान होता है। तो मेनली आप लोग देखे ही होंगे इलेक्शन में होता क्या है, पैसा दे करके, ये सब दे करके वोट वोट ले लिया जाता है, यही सब सबसे बड़ा समस्या है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसके पीछे कारण है कि भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, तो जिसके कारण मानसून को दो भाग में बांटा गया है। पहला तो एक अरब सागर में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में, यानी भारत का जो पूर्व साइड है इधर ये बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर पश्चिम साइड में, इसी के कारण से यहाँ पे जो है वर्षा का मात्रा में परिवर्तन है, घटते जाता है। चलिए और देख लेते हैं। देखिए, आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व से प्रवेश करती है ना, उत्तर पूर्व में प्रवेश करती, इधर भारत में जो इधर का पार्ट है पूरब से प्रवेश करती है और वहाँ पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो पूरब में ही ज़्यादा बरसात हो जाता है। पूरब में जितना राज्य है, जैसे आपका है कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड भी पूरब में आ जाएगा, प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, जिसके कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम होने लगती है। ठीक है, ये धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं, आर्द्रता इनकी घट जाती है और यही कारण है कि उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो देखिए, ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन बोल रहे हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिख देना है। पहला देखिए, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थापना को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन की जो संरचना थी या संस्थान थे उसको समाप्त कर दिया, यानी लोकतंत्र नहीं रहेगा। हिटलर के राज में कौन सा तंत्र है, डिक्टेटरशिप, यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी में डिक्टेटरशिप को हिंदी में, चलिए आप लोग उसको कमेंट कर दीजिएगा।
जो आपका चलिए हिंट कर दे रहे हैं, वही आपका नॉर्थ कोरिया में भी वही है, आपका वही राज व्यवस्था चल रहा है। तो डिक्टेटरशिप का आप लोग हिंदी कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जर्मन संसद में हुए रहस्यमयी अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया और 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी भी छीन ली गई। ठीक है। उसके बाद 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाह स्थापित कर दी गई। उसके बाद फोर्थ है ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। और उसके बाद अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य की पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित कर दिए गए। ठीक है। ये आपका 6 पॉइंट हो जाएगा। चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट भी लिखिएगा तो काफ़ी है। अब आ जाइए उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पहला लिखना है न्यूनतम समर्थित कीमत। न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होता है? तो देखिए न्यूनतम समर्थित मूल्य वो मूल्य होते हैं जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्य में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। ठीक है। अभी इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, किसान आंदोलन। उसके बाद सेकेंड है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है, उसको इसको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे गिराने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदते और स्टोर करते हैं। ठीक है। या सीधा सीधा आप समझिए, बफर स्टॉक इमरजेंसी के लिए स्टॉक रखा जाता है। अनाज का एक स्टॉक है जो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, किसी आपदा के समय में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर निर्गम कीमत क्या होता है? तो जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। ठीक है। अभी ऊपर क्वेश्चन हम लोग देखे थे, कितना मौलिक अधिकार था? 6 मौलिक अधिकार था। अब 6 मौलिक अधिकार का जो है व्याख्या करना है। क्या हो गया है? अच्छा, एक सेकेंड। चलिए, तो पहला जो है हम लोगों का समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का अर्थ क्या होता है कि संविधान भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यही है समानता का अधिकार। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचार के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। और शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्र के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यही है आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। यानी आदमी अपना विचार को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है, जुलूस कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, बस अस्त्र शस्त्र आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए थर्ड में कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है, जैसे हरिजन, स्त्रियों और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में देखिए क्या है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और धर्म को चुन सकता है, इसके लिए पूरा तरह से अधिकार उसको मिला हुआ है। फिर 5th नंबर में है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। यानी सभी नागरिकों को सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। उसके बाद 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। इस अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। ठीक है। ये आपका 6 है आपका ये अधिकार है, मौलिक अधिकार। वास्तव में 7 मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन कि शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं। तो देखिए शीत ऋतु की अवस्था और विशेषता क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए दिन गर्म और रात ठंडी होती है। गर्म का मतलब ज़्यादा गर्म नहीं समझेंगे, हल्का नॉर्मल गर्म रहता है, लेकिन रात जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। और शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है।
फिर उसके बाद सहित नहीं, शीत हो जाएगा यहाँ पर भी, शीत ही। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। भारत में उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। उसका शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। फिर लिख सकते हैं, यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर से ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। ठीक है। तो शीत ऋतु में ही हम लोग कहाँ जाते हैं, दार्जिलिंग सिक्किम घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा बर्फबारी होता है। उसके बाद यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है, इसमें आपको पर्वतीय वन छायांकित करना है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे एक फिगर दे दिए हैं, इस फिगर से आप लोग कर लीजिएगा। देखिए पर्वतीय वन का कलर यहाँ दिया हुआ है, पर्वतीय वन इस कलर का है। हाँ ठीक है। तो पर्वतीय वन कहाँ कहाँ है तो देख लीजिए, पर्वत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पर्वतीय वन पाया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा एरिया है इधर, जिसको कह सकते हैं उत्तर में, ये सब पर्वतीय क्षेत्र, मतलब क्या बोल, पर्वतीय वन का क्षेत्र है। उसके बाद इसको छोड़ करके यहाँ पे आ जाइए, ये सिक्किम का थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय वन है मतलब, और ये एरिया ये आपका पर्वतीय वन है। ठीक है, तो आप इसको भी कर लेंगे। चलिए, अब हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को बस वही काम करना है, यानी कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।